बहुत बहुत स्वागत आप सबका। रात के 8 बज चुके हैं, हम भी हाजिर हैं दिन भर की बड़ी खबरों को समेटकर न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पटना उच्च न्यायालय से बिहार के नीतीश सरकार को लगा झटका। जाति आधारित गणना को तत्काल बंद करने का दिया निर्देश। भाजपा ने अदालत के फैसले का किया स्वागत। सरकार की नीयत पर खड़े किए सवाल। राज्य सरकार ने कहा फैसले का अध्ययन करने के बाद लेंगे आगे का निर्णय। मणिपुर में हिंसा के बीच राज्य सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का दिया आदेश। शांति कायम करने के लिए भारी संख्या में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को किया गया तैनात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर हर संभव मदद मुहैया कराने का दिया आश्वासन। मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने पर राज्य में भड़की है हिंसा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों के दिग्गजों ने डाला डेरा। बजरंग दल पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद से बैकफुट पर आई कांग्रेस। राज्य में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन का करना पड़ रहा है सामना। डैमेज कंट्रोल के लिए प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेता मंदिरों में टेक रहे हैं मत्था। जेडीएस ने हमलावर रुख किया अख्तियार। धरने पर बैठे पहलवान खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। मामले को अपने पास से बंद कर उच्च न्यायालय या निचली अदालत जाने का दिया निर्देश। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी अधिकारियों से अपने इलाकों में अलर्ट पर रहने को कहा। कल रात हुई झड़प में दिल्ली के पुलिसकर्मियों को आई थी चोटें। गोवा में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन और रूस सहित अपने विभिन्न समकक्षों से की मुलाकात। बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा पहुंचे। सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग और विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक को मजबूत बनाने पर दिया जोर। कहा बैंक को सतत और सुदृढ़ क्षेत्रीय विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण होगा अपनाना। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सियोल में एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश में छिटपुट हिंसा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुआ नगर निकाय का चुनाव। पहले चरण में 37 जिलों में हुई वोटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी बड़ी हस्तियों ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। दूसरे चरण के लिए 11 मई को डाले जाएंगे वोट। और उज्बेकिस्तान में चल रही पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। गोविंद, दीपक, नरेंद्र ने अपने अपने मुकाबले जीत अगले दौर में किया प्रवेश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जाति आधारित गणना एक ऐसा मुद्दा जिस पर खूब सियासत हुई, जिसे लेकर राज्य सरकार मुखर भी रही। हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां जोर शोर से चल रही जाति आधारित गणना पर फिलहाल रोक लग गई है। पटना उच्च न्यायालय ने जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगा दी है और अब इस मामले में 3 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। पटना उच्च न्यायालय से बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट इस मामले में 3 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। जाति आधारित गणना शुरू से ही विवादों में रही है। इसके खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि बिहार सरकार को इसे कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। हम लोग जो लोकहित याचिका दायर किए थे, उसमें मुद्दा ये उठाए थे कि 6/6/22 को बिहार सरकार जो पॉलिसी चल रही है वह भारत के संविधान के विपरीत है। सेंसस एक्ट 1948 एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के विपरीत है और बिहार सरकार को संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया कि आप कास्ट बेस्ड सर्वे कीजिएगा। हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया कि ऑन गोइंग कास्ट बेस्ड सेंसस प्रोसीजर को रोक लगाइए और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रिजर्व रखिए, लीकेज नहीं हो, और इसकी सुनवाई 3/7/2023 को होगी। बिहार सरकार ने 2 चरणों में जातीय गणना का काम पूरा करने का ऐलान किया था।
अभी इसका दूसरा फेज चल रहा था। अदालत के फैसले के बाद यह प्रक्रिया फिलहाल रुक जाएगी। इस बीच भाजपा ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना पर बिहार सरकार की मंशा गलत थी। लालू जी से लेकर नीतीश जी तक आज तक ये बताएं कि 33 साल में उन्होंने क्या क्या किया। सामाजिक न्याय की सरकार, उसके मुख्यमंत्री कितने परिवार हैं दलित से लेकर के पिछड़े समाज तक, जो नए परिवारों को सरकारी नौकरी देने का काम किए हैं, इसकी गणना पहले करने की जरूरत है। ये जातीय जनगणना के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मकसद जातीय जनगणना से लोगों को लाभ पहुंचाने का नहीं था, नीयत में खोट था, नीति असफल हो रही है। ये गुंडा राज में तब्दीली बिहार होने लगा तो सोचे कि उससे ध्यान भटकाने के लिए हम जातीय जनगणना के माध्यम से अपनी बचाव कर लेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अदालत के निर्देश पढ़ने के बाद अगला कदम उठाएगी। ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी, और ये जो सर्वे था कोई विशेष जाति को लेकर के नहीं था, ये तो सबके लिए था। हालांकि जो जजमेंट आया है उसको अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्या कदम होगा वो देखा जाएगा। बता दें कि बिहार में जनवरी 2023 में जातीय जनगणना का काम शुरू हुआ था। दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होना था। पहले चरण में मकानों की गिनती की गई थी। दूसरे चरण में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर लोगों की जाति के अलावा उनके आर्थिक ब्यौरे की जानकारी जुटा रहे थे। ब्यूरो इनपुट के साथ पटना से सलमान हैदर की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। एक आदिवासी एकजुटता मार्च, जिसमें भड़की हिंसा से राज्य के कई जिले प्रभावित हुए। खबर मणिपुर से है, जहां कल मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में छात्रों का एक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन हिंसा भड़कने के बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया पड़ा। पूरे मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए सेना और असम राइफल्स को तैनात किया। हालात फिलहाल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। मणिपुर में जारी हिंसा की रोकथाम के लिए शासन से लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। हिंसक विरोध को रोकने के लिए सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में छात्रों के एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके दौरान हिंसा भड़क गई। इसके बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरे मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए सेना और असम राइफल्स को तैनात किया है। भारतीय सेना ने बताया कि रात भर चलाए गए अभियान में बचाए गए लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए सेना और असम राइफल्स द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। चुराचांदपुर में 5000, इम्फाल में 2000 और मोरेह में 2000 लोगों को मदद दी जा रही है। गुरुवार सुबह तक हिंसा पर नियंत्रण पा लिया गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से बात की और स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्रालय राज्य में स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए है। राज्य में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं, जिसमें असम राइफल्स, केंद्रीय पुलिस बल और सेना के जवान भी शामिल हैं। केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स की अतिरिक्त कंपनियों को भेजा गया है। सुरक्षा और समान स्थिति बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। पूर्व राज्यसभा सांसद और बॉक्सर एमसी मैरी कॉम ने भी स्थिति जल्द सामान्य करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार से कदम उठाने की अपील की है। Precious life have been lost, besides damage of property of residents, which is very, very unfortunate. These accidents are a result of prevailing misunderstanding between two sections of our society. The state government is seized of the developments and taking all steps to control the law and order situation. Additional central paramilitary forces have been requisitioned for deployment in sensitive areas. We are committed to protect the life
and property of our peoples. In this hour, I appeal to one and all to maintain peace and harmony in your respective areas. पीसफुल रह के अच्छा हो जाए आगे के लिए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सिचुएशन को जल्दी से जल्दी कुछ करे, ये स्टेप ले और पीस हो जाए। राजधानी दिल्ली में भी मणिपुर के लोगों ने मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा बुलाए गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान बुधवार को हिंसा भड़क गई थी। मार्च का आयोजन मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा पिछले महीने राज्य सरकार की मेइती समुदाय द्वारा एसटी दर्जे की मांग पर 4 सप्ताह के भीतर केंद्र को एक सिफारिश भेजने के लिए कहने के बाद किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका की सुनवाई गुरुवार को बंद कर दी। अदालत ने कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है और बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी पूरी हो चुकी है। कोई और मसला हो तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। इस पर पहलवानों ने कहा है कि वो कोर्ट के आदेश का तो सम्मान करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी अधिकारियों से अपने इलाकों में अलर्ट पर रहने को कहा है। जंतर मंतर में धरने पर बैठे पहलवान खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने पहलवानों के केस को अपने पास से बंद कर दिया है और हाईकोर्ट या निचली अदालत जाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि एफआईआर हो चुकी है, जिसके लिए याचिका दाखिल की गई थी। अब न्याय के लिए मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है। इस बीच दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों के डीसीपी को अपने जिलों में, खासकर सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मध्य दिल्ली की ओर जाने वाली सड़कों पर विशेष ध्यान रखा जाना है। कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, जहां पहलवान धरना दे रहे हैं। पुलिस ने करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में 2 महिला कर्मियों समेत 5 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस की जो टीम मौजूद थी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट के डिप्लॉयमेंट के लिए, उन्हें मना किया क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। पर क्योंकि वो नहीं माने और कुछ जो रेसलर्स और उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने फोर्सिबली उन बेड्स को, कॉट्स को अंदर लाने की कोशिश करी। उसके चलते एक माइनर स्कफल हुआ, उसके कारण इंजरीज भी हुई हैं। हमारे 5 पुलिस पर्सनल, जिसमें से 2 महिला कर्मी थीं, उनको भी चोट आई है। जंतर मंतर पर पहलवान खिलाड़ियों के बर्ताव की भाजपा ने भी निंदा की है। उन्होंने इसे लेकर हो रही राजनीति पर तीखा प्रहार किया। मेडल लेके आए थे, देश का गौरव बढ़ाया, देश ने आपको सम्मान भी दिया, देश की जो भी चीज़ें हैं जो आपको विकास में लगनी चाहिए देश ने भी दी है, आपको उसका सम्मान भी दिया है। मेडल लाने का मतलब ये नहीं हो कि आप कानून को हाथ में लोगे। आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है, पुलिस को बताया, एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है। ये तो है नहीं कि भाई आप मेडल लेके आए हैं और जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे तो कानून आपके हाथ में आएगा, न्यायपालिका आपके कहने से चलेगी, पुलिस आपके कहने से चलेगी, संविधान आपके कहने से चलेगा। ऐसा नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि बुधवार रात को दिल्ली पुलिस और धरना दे रहे पहलवान खिलाड़ियों के बीच झड़प की घटना सामने आई थी। पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उनकी मांग पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे चुकी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरकार ने भी इससे पहले खिलाड़ियों की मांग पर एक कमेटी का गठन किया था। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस,
किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. और ब्रेक के बाद आइए रुख कर लेते हैं कर्नाटक के चुनावों से जुड़ी खबर का। कर्नाटक में कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन चुनावी घमासान में बजरंग दल पर बैन का मुद्दा कांग्रेस के लिए गले की फांस बन रहा है। पूरे मुद्दे पर कांग्रेस न केवल बैकफुट पर आती नजर आ रही है, बल्कि संभावित सियासी नुकसान की भरपाई के लिए भी प्रयास करती नजर आ रही है। कैसा है चुनावी माहौल, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर पहुंच गया है। कर्नाटक में प्रचार के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं, वो प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच चुनावी राज्य में बजरंग दल पर प्रतिबंध का मुद्दा गर्मा गया है। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने इस मुद्दे पर प्रदेश में विरोध दर्ज कराया है। इसके तहत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का विरोध जताने के लिए विजयनगर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कई जगहों पर घोषणा पत्र को सांकेतिक रूप से जलाया भी गया। पूरे मामले पर अब कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। देखिए, ऐसा स्पष्ट हो गया है कि एसडीपीआई और कांग्रेस पार्टी दोनों जहरीले सांप्रदायिक बयान देते हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं, जुड़वा भाई हैं। और डील ये थी कि पीएफआई का समर्थन करने के लिए भगवान हनुमान के अनुयायियों का अपमान करिए, भगवान हनुमान का अपमान करिए। जैसे ही वो शर्त पूरी हुई, कल ही एसडीपीआई ने कहा कि समर्थन कांग्रेस को देते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कांग्रेस, पीएफआई, एसडीपीआई, ये जुड़वा भाई, इनके डीएनए में हिंदुओं से नफरत, इनके डीएनए में संविधान को तार-तार करना है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है। बिल्कुल ये बहुत गलत है। वोटों के लिए देश के जनता को रिलीजियस के नाम पर डिवाइड करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रहे। ये आने वाले दिन में ऐसे निर्णय लेना कांग्रेस पार्टी देश के लिए बहुत खतरा है। इसलिए मैं कर्नाटक जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसा पार्टी को नाकार करना चाहिए, ऐसा पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करके कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। यही कारण है कि तुष्टीकरण का आरोप झेल रहे कांग्रेस के नेता भी अब मंदिरों के चक्कर लगाने लगे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहां कनकागिरी मंदिर में हाजिरी लगाई, वहीं प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने हनुमान मंदिर जाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। दोनों ही नेता राज्य में कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। कर्नाटक प्रदेश हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। आपकी मजबूती से, आपके विकास से, आपके उदाहरण को देखकर पूरा देश गर्वित होता है। कुछ प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान में है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, तो वहां भी उनकी अलग अलग पहचान बनी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, उनकी पहचान इसी से बन रही है।
राज्य में कांग्रेस और भाजपा के अलावा जेडीएस और बसपा भी कई सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करने के लिए शुक्रवार को कर्नाटक का दौरा करेंगी। जनता दल एस प्रमुख HD देवेगौड़ा ने गुरुवार को कई जगहों प्रचार का जिम्मा संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। और कर्नाटक चुनाव पर बात करते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हम हमेशा देखते हैं कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं और जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ता है, अलग अलग रंग, अलग अलग मुद्दे सामने आते हैं और कई तरीके की करवट बदलता है प्रचार भी। ऐसे में ये जो बजरंग दल का मुद्दा खड़ा हुआ है, किस तरह ये इस बार विभिन्न दलों की रणनीति को प्रभावित करता नजर आ रहा है? कांग्रेस तो बैकफुट पर नजर आ ही रही है। ममता, निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार के बीच में जब से कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का जिक्र किया है और PFI से उसकी तुलना करते हुए ये बात कही है, तब से हम देख रहे हैं कि पूरा जो सियासी माहौल है वो कर्नाटक का वो काफी गरमाया हुआ है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमने देखा कि कई मठों में, कई जगहों पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सांकेतिक तौर पर जो घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का उसे जलाया और बीजेपी भी ये कह रही है कि तो तुष्टीकरण की राजनीति है। वो देखिए, कांग्रेस पार्टी बार बार अपने बयानों के जरिए इस तरह से घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का जिक्र करके ये दिखा रही है कि उसकी सोच क्या है राष्ट्रवादी ताकतों को लेकर। और चूंकि ऐसे जब PFI, जब केंद्र सरकार ने PFI पर बैन लगाया था, तब यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने चुप्पी साधी थी और सिद्धारमैया की सरकार ने PFI के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं से मुकदमे वापस लेने का काम किया था। तो अब एक तरह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब वो सत्ता में आते हैं तब ऐसा काम करते हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ एक तरह से खड़े नजर आते हैं, नरमी बरतते हैं, जबकि राष्ट्रवादी संगठनों या हिंदुत्व वाली ताकतों के साथ उनका रवैया क्या रहता है, ये घोषणा पत्र में जो उनका जिक्र हुआ है बजरंग दल को बैन करने को लेकर और PFI से उसकी तुलना करने को लेकर, उससे साबित होता है। तो हम देख रहे हैं कि राजनीतिक माहौल काफी गर्म है और कांग्रेस पार्टी को ये कहीं लगता है कि कहीं ये दाव उल्टा न पड़ जाए। यही वजह है कि अब देख रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश हो रही है। DK शिवकुमार हनुमान मंदिर गए, वीरप्पा मोइली कुछ और कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार यहाँ कर रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी एक तरह से ये तो मुद्दे की बात मामले को संभालने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर इससे हटकर प्रचार की ही बात करें शैलेंद्र, तो किस तरीके से फिलहाल, क्योंकि सभी दलों के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं, सभी जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैसे ये जो विभिन्न दलों का प्रचार है, किस तरह इन दलों का प्रचार धार पकड़ रहा है? किस दल का प्रचार ज्यादा धारदार नजर आ रहा है? जी देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जनता दल सेकुलर हो, उनके पास जो भी उपलब्ध नेता हैं, सभी एक तरह से कहें जो स्टार प्रचारक हैं, वो धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के पास तमाम बड़े नाम हैं और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी धुआंधार चुनावी जनसभा, हम बीदर से उसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार हो रही है और फिर प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभाएं कल 2 होनी है, आगे और जनसभा है, रोड शो भी प्रस्तावित है। ऐसा जो हम देख रहे हैं, जो कर्नाटक बीजेपी के जो नेता है वो बता रहे हैं कि देखिए एक भव्य रोड शो की तैयारी है। तो ऐसे में बीजेपी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और तमाम जो राज्य के नेता हैं, BS येदियुरप्पा हो या फिर जो बाकी नेता हैं, तो उस नेताओं के लिहाज से आप देखें तो बीजेपी का चुनाव प्रचार निश्चित तौर पर काफी बड़ा नजर आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है, तो उससे पार्टी को लगता है कि जो फीडबैक आया है, यही वजह है कि उनके और कार्यक्रम रखे गए हैं। तो बीजेपी का चुनाव प्रचार निश्चित तौर पर थोड़ा ज्यादा नजर आता है, लेकिन कोर कसर कांग्रेस पार्टी भी नहीं छोड़ रही है। राहुल गांधी आए थे, प्रियंका गांधी आई है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक के ही हैं, DK शिवकुमार सिद्धारमैया है,
तो कांग्रेस पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और जिन इलाकों में जनता दल सेकुलर मौजूद है वहां पर उनके नेता भी, चूंकि उनके पास बड़े चर्चित नाम नहीं है, कि सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है शैलेंद्र, तो देखना होगा जनता किस दल के प्रचार और उनके विचार और उनके घोषणा पत्र से सहमति व्यक्त कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां नगरीय निकाय चुनाव में कहीं कहीं मामूली झड़प और मारपीट की घटनाओं के बीच पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण के तहत आज 37 जिलों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश के कुल 17 में से 10 नगर निगमों में मतदाताओं ने मेयर चुनाव के लिए वोटिंग की। इसके अलावा नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए भी मतदान समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण में प्रदेश के 37 जिलों में मतदान हुआ, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल शामिल हैं। इस चरण में 10 मेयर, 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 2740 नगर पालिका परिषद सभासदों, 275 नगर पंचायत अध्यक्षों सहित 3645 नगर पंचायत सदस्यों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस चरण में 2 करोड़ 40 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव के लिए गोरखपुर में मतदान किया। मतदान के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, यदि प्रत्येक वयस्क नागरिक ईमानदारी से अपने मत का प्रयोग करता है तो हर नागरिक बेहतर सुविधा का हकदार भी बनता है। भारत के महान संविधान वेताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर वयस्क मतदाता को यह अधिकार दिया गया है। हम इसका बेहतर उपयोग करें और ईमानदारी के साथ बेहतर उपयोग अगर हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार की बुनियादी और बेहतर सुविधाएं पाने का अधिकारी भी हर नागरिक बनता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में महर्षि वाल्मीकि इंटरमीडिएट कॉलेज में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से मतदान करने की अपील की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी लखनऊ में निकाय चुनाव में मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की। मैं लखनऊ के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो अपना मतदान निश्चित रूप से करें। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग मतदान के दिन अपना मतदान करें। मैं यही सबसे अपील करना चाहता हूँ। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी राजधानी लखनऊ में मतदान किया। मायावती ने दावा किया कि इन निकाय चुनाव में उनकी पार्टी विजयी साबित होगी। पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। हालांकि पश्चिमी यूपी के अमरोहा में 2 पक्षों में विवाद के बाद पत्थरबाजी की घटना सामने आई, लेकिन पुलिस की तत्परता के बाद हालात पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने बताया कि हंगामे के बीच कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की बात सामने आई है। 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा और तू-तू मैं हुई है, जिसमें यहाँ तत्काल पुलिस फोर्स पहुँच गई है। इनमें बसपा और बीजेपी कुछ समर्थक हैं जिन्होंने आपस में विवाद किया था और इसके तत्काल ही पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 4 लोगों को अरेस्ट किया है और पूरी तरह शांति व्यवस्था है और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर यूपी निकाय चुनाव का पहला चरण पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है। इस दौर में प्रदेश के 38 जिलों में मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। अभियान के तहत 12 लोगों का एक समूह जेद्दा से दिल्ली पहुंचा। हिंसाग्रस्त सूडान से अब तक 3100 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। भारत पहुंचने पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
और कहा कि भारत सरकार ने जिस तरह से मदद की है वो अपने आप में मिसाल है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से लोगों का भारत आना लगातार जारी है और अभी एक फ्लाइट आई है जिसमें 12 लोग पोर्ट सूडान से यहां पर आए हैं जेद्दा के जरिए। भारत सरकार ने इसमें हद से ज्यादा मदद की है। इतनी एक्सेप्टेशन किसी भी कंट्री की वहां से नहीं हो रही है। इवन जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका सब कुछ वहां पे है, सब कर रहे हैं और कई देशों ने तो अपनी एवोकेशन रोक भी दी है। सरकार का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने हमारे लिए यहाँ आने तक जो हमारी मदद की, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस काम के लिए। अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमने बहुत साथ दिया और खाना पीना रहने का सभी इंतजाम ही किया और हमें सही सलामत यहाँ पे पहुँचा दी। अच्छा, आप ये बताइए कि गुजरात में कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात में अहमदाबाद से करीब हिम्मतनगर है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। तो मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, कहेंगे बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत से हमें यहाँ पहुँचा है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री का, मोदी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और क्यों ना करें, क्योंकि जब विकसित देश भी अपने लोगों को वहाँ से नहीं निकाल पा रहे, ऐसे में भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के तहत अपने लोगों को वहाँ से निकाल कर ला रही है और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं विशाल बरिस्टो, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और फिलहाल न्यूज नाइट में यहां वक्त तो चला है एक ब्रेक का। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह? तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. और ब्रेक के बाद रुख करते हैं कुछ अन्य खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार आज से ओडिशा स्थित अपने गृह जिले मयूरभंज के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पहाड़पुर में स्किल ट्रेनिंग हब और कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया और ब्रह्म कुमारी सेंटर द्वारा आयोजित व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से अपने गृह राज्य ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति के आगमन पर ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने उनका स्वागत किया। ओडिशा पहुंचने पर प्रदेश के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार वह ओडिशा स्थित अपने गृह जिले मयूरभंज के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पहाड़पुर में स्किल ट्रेनिंग हब और कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया। पहाड़पुर में राष्ट्रपति ने श्याम लिपुन सिपुन या SLS स्कूल का दौरा भी किया, जिसे खुद उन्होंने स्थापित किया है। यहाँ उन्होंने पति स्वर्गीय श्याम चरण मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपति पहाड़पुर में पूजा स्थल गोसानी पहुंची। यहाँ उन्होंने आदिवासी रीति रिवाज से पूजा की। इसके बाद राष्ट्रपति ने ब्रह्म कुमारी सेंटर द्वारा आयोजित व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशा समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंग स्टेडियम में उनके सम्मान में आयोजित किए गए नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुई, जहां उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति 5 मई को पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। बाद में वे सिमिलपाल अभ्यारण्य का दौरा करेंगी। वहीं 6 मई को राष्ट्रपति बरिपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंज देव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब बात शंघाई सहयोग संगठन की, जिसका अध्यक्ष है भारत। और शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में कल शुक्रवार को होनी है।
विदेश मंत्रियों की बैठक में जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने रूस के सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री किन चिनगांग और एससीओ महासचिव झांग मिंग के साथ बैठक की। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए प्रतिनिधियों का जमावड़ा लग गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को बैठक से इतर विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, जिनमें रूस के सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री चिनगांग शामिल हैं। विदेश मंत्री ने एससीओ महासचिव झांग मिंग के साथ भी बैठक की। उन्होंने एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत को समर्थन देने पर जनरल मिंग की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्रों के रूप में स्टार्टअप, परंपरागत औषधि, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंच गए हैं। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत और अन्य सदस्य देशों को बहुपक्षीय सहयोग और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का मंच उपलब्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एससीओ एक बेहद ही अहम संगठन है, जिसमें विश्व की 40% आबादी रहती है और ग्लोबल जीडीपी का 30% हिस्सा एससीओ देशों से आता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत ने बार बार टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी, उसके साथ ही इलिसिट ड्रग ट्रेड जैसे मुद्दों को एससीओ के मंच पर उठाया है। चूंकि रीजनल तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर एससीओ देश बहुत ही अहम है, जिनमें यूरेशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया समाहित हैं। शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्य देशों का बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। संगठन के सदस्य देशों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। जानकारी के अनुसार एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा। इसमें सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्य में सहयोग को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एससीओ देशों के विदेश मंत्री गोवा पहुंच चुके हैं, लेकिन हम वीडियो वॉल के जरिए आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहेंगे कि एक तो एससीओ क्या है और दूसरा एससीओ के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण पहल की है। दरअसल एससीओ 2001 में इसका गठन हुआ था और अगर हम देखें तो 2001 में जो शंघाई सहयोग संगठन का जो गठन हुआ था, इसमें 8 सदस्य देशों का आर्थिक और सुरक्षा समूह है ये, जिसको हम शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं। 2001 में इसका गठन हुआ और इस समूह में फिलहाल 8 देश हैं जो शामिल हैं और इनमें 2017 में भारत और पाकिस्तान पूर्णकालिक सदस्य बन गए थे। उससे पहले इसमें 6 देश थे, जिसके बाद अब कुल 8 हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी जुड़ चुके हैं। ऑब्जर्वर देश में देखें तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। डायलॉग सहयोगी की बात करें तो इसमें आर्मीनिया आता है, अजरबैजान आता है, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, ये सभी जो इसमें डायलॉग देश माने जाते हैं। इसकी महत्ता का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश ही करते हैं और जीडीपी में भी लगभग 30% तक का योगदान इन्हीं देशों से आता है और ये इसकी महत्ता को रेखांकित करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारत, क्योंकि भारत के पास अध्यक्षता है, तो ऐसे में भारत ने बतौर अध्यक्ष क्या कुछ किया है। सितंबर 2022 में पहली बार भारत अध्यक्ष बना था और पीएम मोदी ने तब अध्यक्षता का लक्ष्य रखा एक सुरक्षित एससीओ की ओर। इस अध्यक्षता में भारत ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी पहल की है, जो पहली बार देखी गई है। उदाहरण के तौर पर 2022-23 में काशी एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बना, इसको घोषित किया गया और ऐसे में एससीओ देशों के सहस्त्राब्दी जो पुराने संबंध हैं उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। इस बात को भी भारत सामने लेकर आया। इसमें भी अगर हम देखें तो एससीओ देशों के जो बौद्ध विशेषज्ञ हैं उनका पहला सम्मेलन, उनका भी आयोजन किया गया। यही नहीं बल्कि राष्ट्रीय संग्रहालय में इन बौद्ध संबंधों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, यानी विभिन्न एससीओ के देशों के बीच की क्या बौद्ध संबंध है उन्हें सामने लाया गया। ऐसे में ही सहयोग के नए कार्यक्षेत्र बनाने पर भी भारत का जोर रहा है, जैसे स्टार्टअप और नवाचार। ऐसे ही पारंपरिक चिकित्सा और भारत के नेतृत्व में 2 नए तंत्र पर 2022 पिछले एससीओ में समझौता भी हो चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया जा रहा है, युवा सशक्तिकरण पर भी नई पहल लेकर भारत सामने आ रहा है और साथ ही
सदस्य देशों के बीच बौद्ध विरासत पर ध्यान देना यह भी भारत कर रहा है। और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इस मंच पर सिक्योर का मंत्र दिया। क्या है ये सिक्योर का मंत्र? एस यानी सिक्योरिटी, सुरक्षा, ई यानी आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी यानी कनेक्टिविटी, यू यानी एकता, आर यानी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेन नेशंस, और ई मतलब पर्यावरण संरक्षण। तो इन सब की बात करें तो सिक्योर का मंत्र लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। और आज भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को सामने रखा जब उन्होंने एससीओ के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की कि जो भारत है वो इसी सिक्योर के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है और विभिन्न सदस्य देशों के बीच एकजुटता बढ़ाने, संबंधों को प्रगाढ़ करने और सांस्कृतिक सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत किया जाए, इस तौर पर भी भारत आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहें न्यूज नाइट। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित एशियन डेवलपमेंट बैंक की 56वीं वार्षिक बैठक से अलग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री चू क्यूंग हो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने माना कि भारत और दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदार हैं और इस बात की पुष्टि ये तथ्य भी करता है कि दोनों देश राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, अवसंरचना, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण सहित समुद्री संसाधनों और अन्य क्षेत्रों में निवेश के बेपनाह अवसर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को आगे बढ़ाने के लिए कोरिया निवेश निगम KIC और अन्य निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सर्विस सेक्टर के लिए बेहतरीन खबर सामने आई है। अप्रैल के महीने में सर्विस सेक्टर की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। कोविड के बाद से लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी और तेजी का सिलसिला जारी है। लगातार 21वें महीने से सेवा क्षेत्र में रफ्तार ने एक बार फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को सबके सामने रखा है। देश में सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल के लिए जारी सर्विसेज PMI आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। अप्रैल माह के लिए सर्विसेज PMI का स्तर 62 के स्तर पर रहा। इससे पहले मार्च में सर्विसेज PMI 57.8 के स्तर पर था। गौरतलब है कि 13 सालों में ये सर्विस सेक्टर PMI का सबसे ऊंचा स्तर है। अगस्त 2011 के बाद लगातार 21 महीने से सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 50 के ऊपर PMI का आंकड़ा बताता है कि सेक्टर में मांग में तेजी देखी जा रही है। It's going to be a defining period for India. Every Indian is charged up and looking to contribute to take the Indian economy from $3.5 trillion today to at least a $35-40 trillion economy by 2047, bringing us greater prosperity for the people of India, a better life, a better future. आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा करीब 60% का योगदान है। इस बीच वैश्विक स्तर पर खबर आई कि भारतीय मूल के अजय बंगा को आम सहमति से विश्व बैंक का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस फैसले पर खुशी जताते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ल्ड बैंक के फैसलों में विकासशील देशों की आवाज को तरजीह मिलेगी। And with yesterday's unopposed election of Mr. Ajay Banga to the World Bank presidency, I think I'm sure he'll be able to bring the developing world perspective and a much more sensitive approach to the way World Bank operates and works, given his own education in India and many years.
पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर आर्थिक उथल पुथल के बीच अमेरिका में ब्याज दरें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। माना जा रहा है कि इस कदम से अमेरिका और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में मांग में कमी देखी जा सकती है, जिसका असर भारत पर भी दिखाई दे सकता है। बावजूद इसके भारत को भरोसा है कि इन मुश्किलों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी नजर आएगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। साल 2014 के बाद से देश में वैसे तो कई प्रकार के बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन राज्य स्थापना दिवस का मौका हो या फिर देश की आजादी से जुड़े पर्व या अन्य सांस्कृतिक आयोजन, आज देश में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ये पर्व मनाए जाते हैं। हर पर्व में पूरा देश एक ही रंग में रंगा दिखता है। त्रिशूर पूरम की धूम जब पूरे केरल में छाई थी, ठीक उसी वक्त पंचारी मेलन की एक छोटी सी झलक तिरुवनंतपुरम स्थित राजभवन में भी दिखाई दी। मौका था महाराष्ट्र गुजरात राज्य स्थापना की 63वीं वर्षगांठ का। कुछ ऐसा ही नजारा रहा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित राजभवन में। वहीं पुडुचेरी में राज्यपाल के साथ गरबा करते कलाकार। जयपुर राजभवन, भुवनेश्वर राजभवन, दिल्ली या चंडीगढ़ का अलग नहीं था। यह पहला मौका रहा जब देश के तकरीबन सभी राजभवनों में महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह शुरुआत है एकता की डोर को अटूट बनाने की, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच भाषा, साहित्य, संस्कृति और रहन सहन को साझा करने की। यही तो प्रेरणा है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। भारत विविधता को विशेषता के रूप में जीने वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। हम अलग अलग भाषाओं और बोलियों को, अलग अलग कलाओं और विधाओं को सेलिब्रेट करते हैं। ये विविधता हमें बांटती नहीं, बल्कि हमारे बंधन को, हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग धाराएं जब एक साथ आती है तो संगम का सृजन होता है। राज्यों के स्थापना दिवस हो या किसी अन्य उत्सव का मौका, आने वाले दिनों में देश के हर एक हिस्से में इस तरह के आयोजन सहज ही दिखाई देंगे। साल 2015 में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का शुभारंभ किया था और आज यह एक उत्सव बन चुका है। बीते दिनों गुवाहाटी में आयोजित बिहू का भव्य कार्यक्रम रहा हो या फिर तमिल नववर्ष के आयोजन का मौका, प्रधानमंत्री खुद इन आयोजन का हिस्सा बने। देश में लगातार इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं जो संस्कृति के सूत्र को सुदृढ़ कर एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम कुछ ऐसे प्रयास रहे जो लोगों के बीच पहुंचा, जन भागीदारी सुनिश्चित हुई। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत का मकसद। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारे जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। आइए रुक कर लेते हैं खेल जगत की अहम खबरों का। देखते हैं स्पोर्ट्स रैप।
उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में चल रहे पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय मुक्केबाज गोविंद साहनी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में अपनी धमक को बिखेरा और ताजिकिस्तान के मेहरौन शफीफ के खिलाफ मुकाबले को 5-0 से अपने नाम कर लिया। वहीं 51 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में दीपक बोरिया ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दीपक ने इक्वाडोर के मुक्केबाज लुइस डेल्गाडो को हराया। एक अन्य भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल ने भी जीत हासिल करने में सफलता पाई। नरेंद्र ने 92 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के मुकाबले में ताजिकिस्तान के मोहम्मद अबरोरी दिनोव को 4-1 से हराकर अगले दौर में स्थान बनाया। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले नॉर्वे के स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड मैच दर मैच नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। वेस्ट हैम के खिलाफ प्रीमियर लीग के मैच में गोल करके हालांड ने एक सत्र में प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया है। हालांड के नाम अब ईपीएल में 35 गोल हो गए हैं। वहीं सब प्रतियोगिताओं को मिलाकर वो इस सत्र में अब तक 50 से अधिक गोल कर चुके हैं। 3 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व 100 मीटर विश्व चैंपियन अमेरिकी स्प्रिंटर टोरी बोई का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बोई ने रियो 2016 ओलंपिक में 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण अपने नाम किया था। साथ ही उन्होंने 100 मीटर में रजत और 200 मीटर में कांस्य पदक जीता था। टोरी ने लंदन में 100 मीटर विश्व चैंपियनशिप व रिले में स्वर्ण जीता था। स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने रूस के करेन खचानोव को हराकर मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अल्कराज ने दूसरे सेट में 5-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए खचानोव को 6-4, 7-5 से हराया। मैड्रिड ओपन के महिला एकल में शीर्ष वैताप्राप्त इगा स्वांतक ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। स्वांतक ने क्वार्टर फाइनल में पेट्रा मार्टिक को 6-0, 6-3 से हराकर क्ले कोर्ट पर अपने दबदबे को बरकरार रखा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में एक बार फिर बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी की। और हिंसाग्रस्त क्षेत्र सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत 192 और लोगों को लेकर एक विमान अहमदाबाद पहुंचा है। इनमें से कुछ नेपाल के नागरिक भी हैं। और इस तरह ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3500 से अधिक लोगों को सूडान से निकाला जा चुका है। सूडान में हिंसा के माहौल को देखते हुए वहां जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हीं की सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार चला रही है ऑपरेशन कावेरी, जिसके तहत अब एक और विमान 192 लोगों को लेकर भारत लौट आया है। और इस तरह कुल मिलाकर अब तक 3500 लोगों को सुरक्षित हिंसाग्रस्त सूडान से बाहर निकाला जा चुका है। और ये विमान जो अभी पहुंचा है ये अहमदाबाद पहुंचा है। और जैसा हम लगातार देख रहे हैं कि जिन लोगों को लेकर भारत के विमान आ रहे हैं उनमें जो भी वापस आ रहे हैं वो सभी भारत सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इस बात की भी सराहना कर रहे हैं कि किस तरह उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनको सुविधाएं देते हुए उनको वतन सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। और ऐसे वक्त में जबकि विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न देश इस प्रयास में लगे हैं कि वो अपने देशवासियों को वहां से निकाल सकें, भारत सबसे ज्यादा तादाद में अपने देशवासियों को वहां से सुरक्षित निकाल पाया है। और अब जो 192 लोगों को लेकर विमान अहमदाबाद पहुंचा है इसमें से कुछ नेपाल के नागरिक भी हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को हादसा हो गया। यहां भारतीय सेना का चॉपर क्रैश हो गया जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। सेना की ओर से कहा गया है कि विमान में 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन सवार थे। तीनों घायल कर्मियों को उधमपुर के कमांड अस्पताल ले जाया गया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गुरुवार को एक नया आरोप पत्र पेश किया। इसमें आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम है। ये पहली बार है जब ईडी ने मामले में अपनी चार्जशीट में सिसोदिया का नाम लिया है। इको टास्क फोर्स को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौगात दी। सीएम धामी ने इको टास्क फोर्स के लिए 2 बोलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इको टास्क फोर्स लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में आकस्मिक कारणों से रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव 29 मई को कराने की घोषणा की है। इन सीटों के लिए चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाना है।
डीएमके नेता कनिमोझी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कनिमोझी के 2019 लोकसभा चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। दरअसल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में डीएमके नेता कनिमोझी के करुणानिधि के तमिलनाडु की थूथुकुडी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। ये छापेमारी आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में की जा रही है। इससे पहले मंगलवार को भी जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी की थी और पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा कर्मियों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। एसएसपी अमोद अशोक ने कहा कि इलाके में कुछ लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए हैं और एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल बरामद हुई है। FIR दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।